नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली प्रैक्टिस सेट नंबर 77। आज हम लोग तो 77 में टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। आपको बता दें, अगर आप सेट नंबर 1 से लेकर 76 तक नहीं देखें तब अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस करके प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ पे विजिट करें और आप सभी टेस्ट को ज़रूर देखें, अवश्य देखें, क्योंकि टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और 100 में से आज हम लोग का 77 है। ये बहुत जल्द हम लोग 100 रीच कर लेंगे और जब 100 रीच करेंगे तो एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि एक सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से ये 2000 यानी कि 2000 प्रश्नों का क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर है यानी स्टैटिक जीके था, तो आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये BPSC और BSSC और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आने वाले ये 17 फर्स्ट BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 72nd BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं बिहार SI, बिहार पुलिस और BPSC 4.0 के लिए भी, अगर टीचर का कोई तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या फिर बिहार का ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें स्टैटिक जीके जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए अति इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन ही है सक्सेस ऑफ की। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के हुए इसे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 77 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। आपको बता दें, अगर जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जा रहा है और हम अकॉर्डिंग टू अगर बात करेंगे सेंसस 2011, तो बिहार का जो भारत में स्थान था वह था तृतीय, यानी थर्ड पोजीशन में थी बिहार पूरे भारत में पॉपुलेशन में, क्योंकि लगभग 10 करोड़ 40 लाख आबादी थी। लेकिन न्यू यहाँ पे जो जातिगण जनगणना जो कराया गया उसके आधार पर यहाँ 14 करोड़ आसपास जो है वो पॉपुलेशन आई है। लेकिन ये जनगणना जो जनसंख्या का दृष्टि पूछा गया है वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। एवरी ईयर जनगणना 10 सालों में होती है। इसके बाद 2021 में होना था, लेकिन 2021 में सरकार नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं कोरोना के कारण और सरकार की विफलता है उसके कारण। तो जनगणना तो सरकार को अब करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो नॉर्मल हो गया है और 2025 चल रहा है, 26 तक तो इसको कंप्लीट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल में होती है, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो एक अच्छा नहीं है। डाटा आने पर लोगों की भलाई के लिए पॉलिसी नीति लाया जाता है और उसके अनुरूप काम किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये तो आप याद रखें, अगर जो पूरे टॉप में जनसंख्या के दृष्टि से है भारत में वो कौन है, यूपी है, तो ये याद रखें। दूसरा में महाराष्ट्र है और तीसरा में जो है वो बिहार है। तो इस क्रम को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यानी कि बिहार का अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए क्या है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड। इसी प्रकार से 24 डिग्री 21 सेकेंड 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है, ये इसका बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसको आप एक दो ट्रिक्स इसको याद रख सकते हैं, यानी कि 24 से यहाँ पे आप कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। 24 में कितना प्लस कीजिएगा तो 27 आएगा। उसी प्रकार से 21 में प्लस करके आप 31, यानी नंबर बढ़ रहा है। 10 में देखिए 5 किए तो सब बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप एक दो बार ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये जीवन भर याद हो सकता है कि जब भी ऑप्शन मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, जो ये रहेगा अक्षांशीय विस्तार वो हमेशा इंक्रीज होगा जब यहाँ से मूव कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी देखिए कुछ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि पौधारोपण, यानी कि इसको प्लांटेशन बोलते हैं, पौधारोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की गई है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी। बी में दिया गया है नालंदा डिस्ट्रिक्ट और सी में दिया गया है वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बता दें कि नालंदा और वैशाली में पौधारोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के वैशाली और नालंदा जिला में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे, एंशियंट हिस्ट्री के आएंगे, बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री आएंगे, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे में प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और आने वाले समय भी पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में एंशियंट टाइम में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। तो 4 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मगध प्रदेश बोला जाता था, क्योंकि मगध यहाँ से बहुत शासक रूलर आए, डायनेस्टी आया। मगध बहुत इंपॉर्टेंट था बोलेंगे प्राचीन इतिहास में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपसे पूछा जा रहा है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा। 1934 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है बहुत बार।
सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। आप देख रहे हैं, ऐसा करने वाला अगर भारत में इतने सारे राज्य हैं और ऐसा करने वाला अगर वो पहला है तो प्रथम से तो अवश्य पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जब हुआ था उसी समय पूछा जाएगा, ये कभी भी पूछा जाएगा, क्योंकि उस समय के लिए ये क्वेश्चन प्रथम हो गया था। हालांकि ये तो शुरुआत इसी राज्य ने किया, बाद में तो अलग अलग राज्यों ने किया, तो प्रथम है, फर्स्ट है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार राज्य ने ऐसा किया था, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तक तैयार करने वाला पहला राज्य बना था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखें, ये पूछा गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार कोकिला के नाम से विख्यात विंध्यवासिनी देवी की गायिका का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब हुआ था। बिहार कोकिला के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है विंध्यवासिनी देवी। ये गायिका का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब हुआ था, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। 7 का आंसर होगा सी। 1945 में 1945 में विंध्यवासिनी देवी की गायिका जो है सार्वजनिक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में है आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप बिहार ऐसा करने वाला रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य था पूरे भारत का। और ये 2015 से लेकर आप बोल सकते हैं कि 15 साल का ये जो है रोड मैप बनाया गया 2030 तक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्रियान्वयन हेतु किस संस्था से AOU साइन किया गया, तो इसका आंसर 8 का हो जाएगा हमारा सी, ADPC। तो इसको अच्छा से रहे। और ये जो किया गया था ये जापान में किया गया था। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये प्राचीन से है, यानी हिस्ट्री से है। मौर्य प्रशासन में जो राजकीय स्वामित्व वाली जो भूमि होता था उसे हम लोग बोलते थे सीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन 10 में भी दे रखा है कि बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आई थी। आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम वो यूरोपीय कंपनी कौन थी जो यूरोप से आने वाली कंपनी थी और पहली थी जो बिहार में इंटर कर चुकी थी, कि बिहार वाले क्षेत्र में एरिया में आई थी। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था, तो 10 का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यानी कि आप सिंपल है, इसमें पुर्तगाली ही होगा, क्योंकि पुर्तगाली ही जो है वो भारत आई थी और लास्ट में गई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बिहार क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के महान आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु को 1954 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से दिया गया, सम्मानित किया गया। क्यों 1954 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो भारत ये पद्मश्री अवार्ड पाए और एक उपन्यासकार थे, लिटरेचर साहित्य वगैरह लिखते थे, नाम था मैला आंचल। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास था और फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था और पहली बार कोई आंचलिक पे लिखा गया, मतलब उसमें कैरेक्टर हीरो ना कोई नायक था ना नायिका, पूरा का पूरा आंचल ही उसमें नायक और नायिका को बनाया गया और फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। पूर्णिया दिन के ये व्यक्ति थे, इनका नाम था फणीश्वर नाथ मंडल। फणीश्वर नाथ मंडल था, लेकिन ये शादी किए हुए थे और जब इनको बीमार हुए तो ये हॉस्पिटल गए, वहाँ नर्स थी रेणु नाम की, उनसे इसको प्यार हो जाता है। उनके स्वरूप ये अपने नामों को फणीश्वर नाथ रेणु लगाया। ये बहुत ही कमला नदी के किनारे ये जो इनका जन्म हुआ था, आप बोल सकते हो कि इसके आसपास था। इसलिए भारत सरकार ने जब ये पहला आंचलिक, भारत में कोई आंचलिक पहला उपन्यास लिखा गया, मैला आंचल इनके द्वारा लिखा गया, इसलिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि बिहार के जो महान आंचलिक उपन्यासकार थे, नाम था फणीश्वर नाथ रेणु, का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी 1921 ईस्वी में जन्म हुआ और अररिया में जन्म हुआ। तो ये हमारा बोलेंगे उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पूछा जा रहा है आपसे, और ये पूछा रहा है देश में जो साक्षरता दर में, साक्षरता दर का मतलब होता है लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट में ऑल ओवर, ना ही फीमेल ना ही मेल, ऑल ओवर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल ओवर लिटरेसी रेट में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार जो लास्ट पोजीशन पे है वो पूरे भारत में कौन सा राज्य है। तो 12 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी बिहार पूरा अंतिम यानी 33वां नंबर पे आया था
पूरे 2011 जनगणना के अनुसार बिहार लिटरेसी रेट में साक्षरता, यानी ऐसा माना जाता है बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बिहार यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आईएएस वगैरह बहुत अच्छे से जॉब भी लेते हैं। वैसा नहीं, जनसंख्या अधिक है तो गरीबी अधिक है, बेरोजगारी अधिक है, लेकिन लोग सक्सेस भी अधिक किए हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे, हालांकि इसको निकालने के तरीके अलग है, उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि बिहार जो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन दूसरे जो स्थान है 32वां नंबर पर था वो झारखंड राज्य था। यह भी बहुत ही कम लिटरेसी रेट वाला था, लेकिन सेकेंड अंतिम था। ये तो अंतिम है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। तो बिहार के जो प्रथम महाकवि हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति शिव के भक्त थे, विद्यापति गीत गाया करते थे, शिव भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तिलता कीर्ति पताका इनके द्वारा लिखा गया है। तो बिहार के जो प्रथम महाकवि थे वो विद्यापति थे। विद्यापति के बारे में कहानी सुनिएगा तो आपको जीवन भर भी याद रह सकता है। तो कुछ अगर नहीं याद हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी वगैरह सुन लिया कीजिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान AIIMS एम्स पटना की स्थापना कब हुआ। यानी एम्स का फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इसे बोलते हैं। और पटना, ये पटना में इसलिए इसका पटना बताया जा रहा है। पटना में स्थापना, एम्स की स्थापना पटना वाला कब किया गया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, और सी में दिया है 2012। तो इम्पॉर्टेंट है, 2012 में एम्स पटना की स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कौन से जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो बिहार के तो ऐसे हालांकि बहुत सारे जिले हैं जो नेपाल को क्या करते हैं, स्पर्श मतलब टच ऑफ नेबरिंग है, वो बोलेंगे कि उसके बाउंड्री को, लैंड को शेयर कर रहे हैं। 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ABC नहीं। बिहार के मधुबनी एक जिला है, सुपौल जिला है, सीतामढ़ी जिला, हालांकि यहाँ 3 दिया है, और ये तीनों जिले जो है वो बिहार के जिले हैं, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल के अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। हम बोलेंगे सारे के सारे नेबर हैं, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, इसलिए राइट आंसर हमारा ABC होगा। ये सारे उत्तरी बिहार के जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, बुद्ध के जन्म के समय किस भविष्यवक्ता ने राजा शत्रुघ्न से कहा था कि यह बालक सन्यासी बनेगा। यानी बुद्ध के जन्म होते ही, बुद्ध के जन्म के समय एक भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर आप बोल सकते हैं कि भविष्यवाणी किया, और वो राजा यानी बुद्ध के पिता को शत्रुघ्न से कहते हैं कि यह बालक सन्यासी बनेगा। तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, और ये रियलिटी में यही फिर आगे चल के हुआ। यानी एक ऐसा भविष्यवाणी था जो कि ट्रू हो गया। तो 16 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, काल देवल के द्वारा ऐसा बोला गया बुद्ध के जन्म के समय, और इसके फादर को बोला गया था कि बालक आगे चल के सन्यासी बनेगा, और रियलिटी में यही हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के कौन कौन से जिले पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं। यानी बिहार के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पश्चिमी सीमा जो है, वो जिले जो पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, नेबर है। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेस है कि सभी होंगे, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो पॉसिबिलिटी कम रहेगा ऐसे पूछने का। तो सारण जिला है, रोहतास जिला है, और सिवान जिला है। ये सब ऐसे जिले हैं जो पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, और 80 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन से जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। बिहार के कौन कौन से जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा पूछ रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही, सारे के सारे ज्योग्राफी या फिर बोल सकते हैं कि भूगोल से है बिहार के। तो यहाँ पे सब बाउंड्री, उसके जो फिजिकल है, पॉलिटिकल मैप है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा गया है कि बिहार के कौन से जिले हैं जो पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। तो पूर्वी सीमा में ये सब कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिला करते हैं, इसलिए राइट आंसर ABC तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन को 1-2 बार हम लोग इसको जब मैप से पढ़ेंगे अभी बहुत। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा के लिए रिवीजन करते रहेगा। अगर आप एक वीडियो रोज़ देखते हैं तो अगर मान लीजिए हमेशा आप रिवीजन कर रहे हैं तो सिलेक्शन आप पहले आपका होगा, क्योंकि रिवीजन जो कर रहा है उसी का होगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है हार्ड क्वेश्चन से नहीं रुकता है, छोटे क्वेश्चन से रुकते हैं जो हम मिस करके आ जाते हैं, उसी से रुकता है। तो वो क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बिहार में तो बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं और होगा, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होगा, तो आपको करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, बिहार के किस जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे।
तो 19 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों, मानभूम और पूर्णिया। पूर्णिया और मानभूम के ऐसे कुछ इलाके हैं, एरिया है जो पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। अब लास्ट इस सेट का क्वेश्चन है, हालांकि एक सेट थोड़ा सा लंबा हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है? तो बिहार के जितने भी क्षेत्रफल हैं उसमें से जल क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 3.9%। तो इसमें कुछ टॉप भी क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ मीडियम के थे, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कभी रिपीट ना करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो हम आपको ऐसे बताएं, टोटल 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता चुके हैं, सेट नंबर 78 अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगला सेट है इसलिए अगले वीडियो में, अनदर वीडियो में देखेंगे। हम लोग आज 77 देख रहे थे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 77। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। आप तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, किसी का अगर इसमें हेल्प हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, हालांकि हम बता चुके हैं, ताकि आप कमेंट कीजिएगा तो आपको माइंड में थोड़ा सा रिमेंबर अधिक दिनों तक रह सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी कैटेगरी का है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप इसके बारे में आप डिटेल बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।